अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में मैंने बताया आपको कि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी तो उसके डेवलप होने के कुछ रीजंस थे, और वो कौन कौन से रीजन थे। पहला मैंने आपको ये डिस्कस किया, द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, बिकॉज द पीपल ऑफ द इंडिया वेयर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे कंसिडर देम एज ए colonies, and all the people who are living into that colonies were suppressed or oppressed by these Britishers. So that's why that helped them to bring them together or not. जो कॉलोनीज में लोग थे उनको वो शोषण करते थे, तो ये जो शोषित होने का एक फीलिंग थी वो उनको सबको एक जगह पे ला रहा था या नहीं। एक कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। तो जितने भी चोर होते हैं, क्योंकि वो चोर कम्युनिटी है, तो वो सब उनको आपस में जोड़ने का काम करता है या नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। लेकिन क्योंकि वो चोर हैं तो उनका एक ग्रुप है, जैसे व्यापारी संघ है, तो व्यापारी में ये नहीं देखते कि वो जाट है, जैन है या किस समाज को बिलोंग कर रहे हैं। व्यापारी है तो भाई हम लोग सब व्यापारी हैं, और कोई बात होगा तो वी विल बी स्टैंडिंग टुगेदर। इन द सेम मैनर द इंडियंस वेयर ऑल्सो, the different states were the colonies of the Britishers, so all of them stand together for the anti-colonial movement. So that was one reason. Second reason मैंने आपको बताया, political unification which was done by the Britishers for their own favor, but that was helping the Indians to bring them together. So that was also one of the reason or not? Yes, sir. दो ये हो गए। तीसरा, the introduction of वेरियस फैसिलिटीज लाइक रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज करते थे, और उसमें क्या था, डिफरेंट स्टेट से वो रेलवे गुजरती थी ताकि जो गुड्स थे वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। लेकिन इससे लोगों के भी मूवमेंट बढ़ गए और लोग एक स्टेट से होते हुए दूसरे स्टेट में जाने लगे। सो दे स्टार्टेड नोइंग अबाउट द कल्चर एंड कस्टम ऑफ दोज पर्टिकुलर स्टेट्स और नॉट। फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू दिल्ली and Delhi region has got certain custom, and if I am living there for 15 years or 10-20 years, I will come to know about their custom also or not. तो जब पीपल्स उस स्टेट से एक दूसरे के स्टेट से गुजरने लगे, सो दे स्टार्टेड नोइंग ईच अदर कल्चर्स एंड कस्टम्स, सो दैट आल्सो हेल्प देम टू यूनाइट टुगेदर एंड स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और नॉट। ये तीसरा रीजन हुआ। एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Before Indian National Congress, there was not a single party which was representing the India. सबके छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी थे जो स्टेट्स में अपने अपने स्टेट्स में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन सभी स्टेट्स के लिए ऐसा कोई पार्टी नहीं था जो सभी स्टेट्स में हो और सबको जोड़ता हो, ठीक है। जैसे मान लो तुम 10th क्लास हो या 9th क्लास के भी बच्चे हैं, 8th क्लास के भी बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग सबको कौन जोड़ रहा है? तुम लोगों सबको जोड़ा है वनस्थली पब्लिक स्कूल, ठीक है। व्हेन यू wear your uniform, you first of all you become student of वनस्थली पब्लिक स्कूल। आफ्टर दैट you are a student of class 9th और 9th या 10th में फिर you belong to different sections, ठीक है। इन द सेम मैनर देयर वाज नो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी which was unifying them together. So after the formation of Indian National Congress, a common platform was formed by the people or not. So they started feeling united. वो क्या फील करने लगे? यूनाइटेड। जैसे मान लो एक सेक्शन है, 10th A का सेक्शन है, 10th A के सेक्शन में क्या एक ही गांव के लोग बच्चे हैं या अलग अलग गांव के बच्चे हैं? और हो सकता है कि जो एक गांव के बच्चे हो, दो बच्चे, उनमें उतनी अच्छी दोस्ती ना हो, और कोई दूसरे गांव का बच्चा जो होगा उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो सकती है, होती है कि नहीं? तो वही चीज हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होने से। जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था वो सारे लोग जो थे एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे, एंड दे कैन पुट देयर प्रॉब्लम्स देयर एंड दे कैन पुट देम इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स आल्सो। तो वो उनको यूनिफाई करने का काम शुरू किया, ठीक है। सो दीज वर द 4 रीजन बिकॉज ऑफ विच द नेशनलिस्टिक व्यू स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू द पीपल ऑफ द इंडिया और नॉट। कौन कौन से? फर्स्ट, एंटी कॉलोनियल, एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन।
तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज फॉर द फास्ट मूवमेंट, एंड द फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो दीज वर द फोर रीजन बिकॉज ऑफ विच द नेशनलिस्टिक फीलिंग स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू द पीपल ऑफ द इंडिया और नॉट. आ रहा है समझ में? ठीक है. दूसरी बात हम करते हैं. देखो, इन 1920 the non-cooperation movement and after that the civil disobedience movement started in the India, and the Congress play a very important role in starting these two nationalistic movement or not. ये जो दो नेशनल मूवमेंट हुए उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था या नहीं? Yes, sir. जैसे मैंने आपको बताया कि there were not a single reason because of which any movement starts. तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, what are the reasons or circumstances, reasons for non-cooperation movement. वो कौन कौन से रीजन्स थे बिकॉज ऑफ विच और सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो सबसे पहला जो रीजन था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट रीजन क्या था इसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब इसे समझो. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जो कम से कम 5-6 साल तक चला. ठीक है. और उसमें क्या करने लगे ब्रिटिशर्स? दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग द पर्सन्स और विलेजर्स फोर्सफुली. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. क्या किया इन्होंने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया इन्होंने? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. हाँ, जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती करने लगे. एंड गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ 5 to 6 months, they started sending them into the battlefield. अब एक बात बताओ, जिन्होंने पूरी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं लिया उसको तुमने मरने के लिए भेज दिया, तो इससे जो वहां के रहने वाले लोग होंगे वो नाराज हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे? एक बात. दूसरी बात, ड्यू टू द वॉर द ब्रिटिशर्स वेर रिक्वायरिंग लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनका पैसा खर्च हो रहा था वॉर में. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? They started increasing the tax and they started putting various type of other taxes over the Indians. So custom duties, tax increase कर दिया, income जो different तरह के taxes को introduce कर दिया गया. So these are the reason because of which the people of the India were very much annoyed with the Britishers or not. Yes, sir. Due to the outbreak of, समझो इसको कैसे लिखोगे? Due to the outbreak of First World War in 1914, which the Britishers were involved, and a lot of money was invested, and to compensate that, they started introducing various type of taxes over the Indians, because of which the Indians were overburdened. Along with that, they started also doing the forced recruitment. They started doing the forced recruitment and forcefully started sending the villagers and peoples into the armies for fighting with participating into the First World War or not. तो इस कारण से जो वहां के रहने वाले लोग होंगे, they will get annoyed with the Britishers or they will get happy with the Britishers and bad with the Britishers. These were the reason because of which the Britishers get annoyed or not. एक रीजन समझ में आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दूसरा, एपिडेमिक्स एंड फेमाइन. एपिडेमिक्स एंड फेमाइन. इसमें देखो, एपिडेमिक और फेमाइन कहने का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो. महामारी. ठीक है, अकाल और महामारी. तो 1918 में इंडिया के अंदर फेमाइन आया, अकाल आया. तो जब अकाल आया तो इससे बहुत सारे लोग मरेंगे या बहुत कम लोग मरेंगे? बहुत सारे लोग मरेंगे. जब बहुत सारे लोग मरे, ठीक है, एंड द ब्रिटिशर्स वर इन्वॉल्व इनटू द वॉर, बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर अटेंशन ओवर द इंडिया टू कंट्रोल द फेमाइन. क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय कहाँ इन्वॉल्व थे? वॉर में. तो वो वॉर को देखते या इंडिया के फेमाइन को देखते? वॉर को. जब इसको रोकने वाला कोई गवर्नमेंट नहीं होगा तो वो और दिक्कत बढ़ाएगी या वो कंट्रोल होगा?
ठीक है। तो फेमाइन जो था जिसके कारण बहुत सारे लोग मरे। जब लोग मरे, ठीक है, और उसी समय महामारी भी आ गई, उस कारण से बहुत सारे लोग मरे और लोगों के अंदर बहुत नाराजगी आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस महामारी और उस फेमाइन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया था, बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर इन्वॉल्व इनटू द वॉर और नॉट। तो इस कारण से बहुत सारे लोग मरे। तो इससे जो पीपल्स होंगे, दे विल गेट एनवायड विद द ब्रिटिशर्स और दे विल गेट हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स, दे विल गेट एनवायड विद द ब्रिटिशर्स। आया समझ में? यस और नो? नेक्स्ट द थर्ड वन इज सत्याग्रह। तीसरा रीजन था सत्याग्रह। अब देखो 1915 में, कब? 1915 में गांधी जी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। 1915 में गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। कहां से इंडिया है? साउथ अफ्रीका से इंडिया है। और इंडिया में आने के बाद ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टेक्निक ऑफ शोइंग देयर एनोयंस टू द ब्रिटिशर्स। अपनी जो अपनी गुस्सा जो है, अपने या जो आपको तकलीफ है, उसको शो करने के लिए गांधी जी ने एक अलग तरह का मेथड अडॉप्ट किया, एंड दैट इज सत्याग्रह। अब समझो सबसे पहले कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह इज ए और यू कैन से इट इज ए वायलेंसलेस, जिसमें वायलेंस नहीं होगा, ठीक है, पीसफुल एक आपका मूवमेंट होगा, एंड दैट इज टू अटेन द ट्रूथ। तो व्हाट इज सत्याग्रह? इट इज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेस्ड, अगेंस्ट द ऑप्रेस्ड और ऑपरेशर्स कह सकते हो, अगेंस्ट द ऑपरेशर्स टू अटेन द ट्रूथ। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सत्याग्रह, तो सत्याग्रह इज ए नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। ये क्या था? नॉन वायलेंट मास मूवमेंट टू शो देयर एजिटेशन, अपने गुस्से को दिखाने का, अगेंस्ट द ऑपरेशर्स टू अटेन द ट्रूथ। सो दैट वाज सत्याग्रह। समझ में आया या नहीं? तो तुमसे कोई पूछेगा सत्याग्रह क्या था तो याद रहेगा, इट इज ए नॉन वायलेंट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशर्स, ठीक है, टू अटेन द ट्रूथ। सो दैट इज कॉल्ड एज सत्याग्रह। तो गांधी जी 1915 में जब इंडिया आए तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो जब इंडिया में गांधी जी आए तो गांधी जी को गोखले जी ने कहा कि आपको यदि इंडिया में कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ की सिचुएशन समझनी जरूरी है, और उसके लिए यू हैव टू गो ऑल अराउंड द इंडिया। तो गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए तो वो इंडिया के भ्रमण पे निकल गए। वो देखना चाहते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो इंडियंस फेस कर रहे हैं, तभी तो उसके अगेंस्ट मास एजिटेशन को किया जा सकता है। मुझे मालूम ही नहीं था प्रॉब्लम क्या है, मैं झंडा उठा लूं तो कोई फायदा है? मुझे मालूम होगा कि आप किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जिसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो पहले मुझे प्रायोरिटी रखना होगा, उसको पहले दूर किया जाएगा। तो उसके लिए तो जानना जरूरी है कि नहीं? तो गांधी जी आफ्टर कमिंग टू द इंडिया इन 1950, on the advice of Gokhale ji, he went in the different parts of the India to know about the Indians problem. किस चीज के लिए समझ में आ गया? और वो 1916 में 1916 में वो इसी प्रकरण में घूमते हुए वो चंपारण गए, ठीक है, ये बिहार में है, ठीक है। तो चंपारण में एक प्रॉब्लम थी, नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन। वहां पे क्या था? वहां का प्रॉब्लम क्या था? इंडिगो प्लांटेशन। तो इंडिगो प्लांटेशन में क्या होता था? नील की खेती होती है। तो वहां पे ब्रिटिशर्स जो थे चंपारण में जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, जबकि किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना चाहते। तो इंडिगो प्लांटेशन इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो कोई भी किसान ये चाहेगा कि उसका जो जमीन है वो बेकार हो जाए, नहीं,
अब सवाल ये होता है कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे ऐसा, क्योंकि जो इंडिगो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस पे बिकता है, तो उसे यहाँ पर कल्चर करके और वो इंटरनेशनल मार्केट में वो उसे हाई प्राइस पे दे देते थे, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा या कम प्रॉफिट होगा? ज्यादा प्रॉफिट होगा। और उनका काम ये थोड़ी देखना था कि कौन सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको तो प्रॉफिट से मतलब था। तो गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया, एंड आफ्टर सत्याग्रह द ब्रिटिशर्स एग्रीड दोज farmers who want to do the indigo plantation, they will be doing the indigo plantation. The Britishers will not force any farmer for doing the indigo plantation. तो इस सत्याग्रह में जीत किसकी हुई? गांधी जी की हुई। तो चंपारण जो था वो क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया गया, समझ में आ गया? yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट 1917 में 1917 में खेदा गुजरात में, ये बिहार में है, ठीक है, गुजरात में ये खेड़ा एक जगह है, वहां पर उन्होंने नेक्स्ट एक सत्याग्रह किया। और वहां पे क्या था, वहां पे जो आपका एक एपिडेमिक आया था, फेमाइन की वजह एपिडेमिक आया था, एंड बिकॉज ऑफ विच not only the crop has failed, क्रॉप फेलियर हुआ पहले और उसके बाद एपिडेमिक आ गया। तो इस कारण से वहां के जो किसान थे वो दे वर नॉट रेडी टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स, पे द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स, एंड दे वर डिमांडिंग दैट दे विल बी पेइंग द टैक्स आफ्टर दिस पर्टिकुलर ईयर, नेक्स्ट ईयर में उसको पे कर देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके लिए राजी नहीं थे। गांधी जी ने वहां पर खेड़ा सत्याग्रह किया, खेड़ा में सत्याग्रह किया, एंड द ब्रिटिशर्स एग्रीड दैट दोज फार्मर्स हु वांट टू पे द टैक्स नेक्स्ट ईयर दे विल बी पेइंग द टैक्सेस इन नेक्स्ट ईयर। और जो उन्होंने इंक्रीज भी किया था टैक्स, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई? गांधी जी की। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह क्या था समझ में आ गया। 17 में खेड़ा किया और 1918 में अहमदाबाद में वो पहुंचे। 1918 में अहमदाबाद, ये भी गुजरात में ही है, ये भी कहाँ है? अब यहाँ क्या प्रॉब्लम था ये समझो। वहां पे जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज थे, तो फैक्ट्रीज में जो लेबर थे वो डिमांड कर रहे थे टू इंक्रीज द सैलरी, एंड द फैक्ट्री ओनर्स वर नॉट रेडी टू इंक्रीज द सैलरी। सो दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच वाज prevailing into the Ahmedabad region or not? Yes, sir. So Gandhi ji when went there, he saw the problem and he started a satyagrah there for the factory laborers, and after some time the factory laborers were agreed on increasing the salary of those factory laborers। ठीक है, फिर वो भी सत्याग्रह खत्म हो गया। तो ये तीनों सत्याग्रह क्या रीजन था और किस तरीके से किया गया समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इससे क्या हुआ, इन्होंने गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह किए, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, the faith in the people of the minds and the hearts of the people of the India started developing for the Gandhi ji or not? आपकी जो प्रॉब्लम हो उसको कोई एक आदमी खत्म कर दे। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा त्रस्त हो, प्रॉब्लम में हो, उस बार बार आपकी कोई प्रॉब्लम आती है और उसको कोई एक आदमी खत्म कर रहा है, तो उस पे आपका विश्वास होगा या नहीं होगा? तो इसी कारण से जो इंडियंस थे उनका विश्वास गांधी जी पे आ गया। ठीक है, तो गांधी जी पे विश्वास आ गया। अब सवाल ये था 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये 1914 से 1918 तक चला, 4 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। अब इसमें 1919 में, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स में जीत गए थे, तो ब्रिटिशर्स ये देख रहे थे कि जो कॉलोनीज है उसके, उसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए वहां का जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था कहाँ का, ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास किया, रॉयलेट एक्ट। कौन सा एक्ट पास किया? रॉयलेट एक्ट। इसको समझते रहना, बता रहा हूं, सब सुन लो, कहानी है, पूरा हिस्ट्री जो है ना कहानी है। और यदि इफ यू नो द स्टोरी, वट एवर द क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन इजिली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। समझ लो, पूरी स्टोरी सुन लो, उसके बाद देखो तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन पूछो उसमें नहीं आंसर दे पाते हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें समझो, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 1919 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने एक कमिटी बनाया जिसका नाम था नहीं, उसका नाम था सेडिशन कमिटी, SEDITION, सेडिशन कमिटी। और सेडिशन कमिटी का जो हेड था वो रॉयलेट था, ठीक है। तो उसको इंडिया भेजा गया टू सी दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर कमिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसी क्या नाराजगी है, क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है जिससे कि हम उसको शांत करके और हमारा जो कॉलोनियल चीजें हैं वो आराम से स्मूथली चले। तो इस चीज के लिए जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसने एक कमिटी बनाया, सेडेशन कमिटी। क्या बनाया? सेडेशन कमिटी। सेडेशन कमिटी का हेड कौन था? जस्टिस रॉयलेट, ठीक है। तो रॉयलेट जो था वो इंडिया आया। इंडिया घूमने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा नाराज हैं, ठीक है। तो इसने जाकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये बात बताई कि वहां पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो इसके लिए हमें एक ऐसा कानून लाने की जरूरत है जिससे कि हम तुरंत इस जो एरोगेंस है या जो उनका नाराजगी है उसको दबाया जा सके। तो इसमें एक एक्ट पास किया गया जिसे नाम दिया गया रॉयलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू रॉयलेट एक्ट द पुलिस इज गिवन सुप्रीम पावर, बहुत सारे पावर दिए गए, इन विच ए पर्सन इज टू बी अरेस्टेड without any warrant and he can be trial without taking to the court। इसमें क्या पावर दिया गया पुलिस को कि पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है और पकड़ बिना बात के, बिना वारंट के, ठीक है, वो पकड़ सकती है और पकड़ने के बाद उसे सजा भी सुना सकती है। जो सजा सुनाने का जो हक होता है वो कोर्ट का होता है, पुलिस का नहीं होता है। लेकिन उन्हें पावर दिया गया कि वो सजा भी सुना सकते हैं विदाउट टेकिंग टू द